हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर हम, जैसा कि आपको पता है, हर रोज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करते हैं। किसके बेस के ऊपर? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जो हम आज टॉपिक ये सारे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक और द हिंदू के अंदर ट्रिब्यूनल के ऊपर आया था, उस टॉपिक को मैं अपकमिंग क्लासेस के अंदर लूँगा, क्योंकि वो उसके अंदर वास्ट आपको कवरेज हम देंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। खैर, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कशन से पहले एमसीक्यू ट्राई करें, कुछ कहते हैं कि हम बाद में करें। तो आपको दोनों टाइम पे दिखेगा, पहले भी दिखेगा आपको एमसीक्यू वहाँ पे टॉपिक से। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पहले करें वो वहाँ पे स्टॉप करके अपना कर सकते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन करूँगा और उसके बाद फिर एमसीक्यू एक बार आएगा, दूसरे स्टूडेंट तब उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पे बात हो रही है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आप स्टॉप करके जो पहले चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर आओ। दो आर्टिकल आए, ठीक है दोस्तों। एक तो स्टेट्स कैन ईज कोविड कर्व, सेंटर ने ये बोला। सेकंड है टीपीआर ड्रॉप टू 1.37। ठीक है, तो ये दो चीजें बोली गई, दोनों को क्लब करके यहाँ पे क्वेश्चन है। दोनों के अंदर खैर बात क्या है कि जो कर्व है ना, जैसे मान लीजिए कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो ये कर्व नेचुरली ऊपर जाएगी, एक टाइम पे आएगा, स्टेबल होगी, फिर नीचे आएगी। तो उस कर्व को फ्लैटन करना हर एक कंट्री का एक ख्वाब रहता है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ये कर्व अब नीचे आ गई है। एक होता है आर नॉट फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आर नॉट फैक्टर का मतलब होता है ट्रांसमिशन, कितना ज़्यादा कोई केस फैलता है। मान लीजिए एक पर्सन है जो आगे 3 को डिजीज कर रहा है, तो 3, ठीक है, ये भी आगे 3 को कर रहा है, ये भी आगे 3 को कर रहा है, ये भी आगे। डिफरेंट फैक्टर के ऊपर रहता है, डिपेंड कि आपके आसपास कितने लोग हैं। अब दिल्ली के अंदर जो है वहाँ पे आर नॉट फैक्टर ज़्यादा हो सकता है अगर हम पर्टिकुलर स्टेट का लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है। कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहाँ पे आर नॉट फैक्टर कम हो सकता है ना। इसके अलावा अगर मास्क कितने लगाया, किसने नहीं, कितने उसके क्लोज रिलेशन में आते हैं, कितना वो आइसोलेशन में जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अब यहाँ पे जो अगर मैं कर्व को वैसे बात करूँ तो यहाँ पे आर नॉट फैक्टर हाई होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा, तभी तो अपनी कर्व ऊपर जा रही है। इस टाइम के ऊपर आर नॉट फैक्टर ऑलमोस्ट 1 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आर नॉट फैक्टर डिक्रीज होता है नॉर्मली, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे स्टेट को बोला गया भाई अपनी कर्व जो है नीचे आ रही है, तो अपने हिसाब से किसी को रिस्ट्रिक्शन लगानी है या ओपन करना है तो अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकता है, ये बोला गया इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल था टीपीआर जो है, टोटल पॉजिटिविटी रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है दिल्ली के अंदर, ये इस आर्टिकल बात करता है। टोटल पॉजिटिविटी रेट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला होता है, जैसे पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, कितने लोग हैं जो पॉजिटिव आए, उसको डिवाइड करते हैं जो पॉजिटिव आए प्लस जो नेगेटिव आए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये होता है टोटल पॉजिटिविटी रेट। इसका मतलब है कि टोटल जो टेस्ट है, ठीक है, वो मैंने अगर मान लीजिए 100 लोगों के अंदर कंडक्ट किए, ठीक है दोस्तों, अब उसके अंदर 10 पॉजिटिव आए और 90 नेगेटिव आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा, 10 ऊपर जाएगा और 100 नीचे आएगा, है ना। 100 क्या आएगा, पॉजिटिव 10 है और नेगेटिव 90 है, तो ये टोटल दोनों का 100 हो गया इंटू 100, तो ये 10% अपना आ जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल पॉजिटिविटी रेट ये होता है। WHO कहती है कि जब आपका टोटल पॉजिटिविटी रेट जो लेस देन 5 हो तो वो आपका इंडिकेटर है कि आपकी इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल के अंदर है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए आपके पास 2 एरिया हैं, ठीक है। एक एरिया, जैसे सपोज करो कोई पर्सन ए है, उसको कोविड हुआ, तो आपने उसके आसपास में उसके घर के अंदर जो है लोग, उनके भी टेस्ट किए, ठीक है। अब इस पर्सन को कोविड है, लेट अस से कि उसके घर के अंदर 6 मेंबर है, इसको कोविड हुआ, एक को और कोविड पॉजिटिव निकला, तो यहाँ पे 4 केस अपने पॉजिटिव आए, 2 केस अपने नेगेटिव आए, है ना, यही हुआ। हमने लिमिटेड ट्रेस किया, हमने उसके आस पड़ोस में नहीं गए, तो मतलब हमने बहुत ही कम टेस्ट किए, है ना। अगर मान लीजिए वो कहता कि आस पड़ोस के अंदर भी जाएं, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पॉजिटिव केस जो है अपने जो 2, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव, है ना। तो ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वो पूरे मोहल्ले के टेस्ट करें कि और लोगों कितनों गए, तो वहाँ पे चांसेस है कि कम, इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये तो उसी फैमिली में रहते थे तो ज़्यादा को होने के चांसेस थे, उसके कंपैरिजन मतलब ये 10 लोग नेगेटिव आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा हमने टेस्टिंग करनी है ना, कोई गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है, तो वहाँ पे जो परसेंटेज है नेगेटिव परसेंट की, क्योंकि दूर दूर तक जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल क्लोज जो रिलेटिव होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉजिटिव ज़्यादा निकले, तो रेशो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा निकलती है पॉजिटिव की, दूर दूर जाते हैं तो नेगेटिव की ज़्यादा निकलती है। सो मान लीजिए अगर मैंने बिल्कुल क्लोज किया, है ना, बिल्कुल क्लोज, तो पॉजिटिव केस ज़्यादा होंगे, नेगेटिव केस कम होंगे, है ना, बहुत ही कम चांसेस है। तो यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नीचे है वो कम आ रहा है।
ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि ऊपर भी अपना ज़्यादा आ रहा है ना, नीचे तो चलो उतना ही दोनों का कंबाइंड रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने दूर किसी और को, और भी बहुत से लोग ट्रेस किए, उनका अब टेस्ट मैंने किया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो अपना जैसे लेट अस से केस ए एंड केस बी, केस ए एंड केस बी ले लेते हैं, आपको इजीली समझ आएगा। पहले के अंदर 10 पॉजिटिव निकले, ठीक है, 100 में से, ठीक है दोस्तों, तो बाकी 10 पॉजिटिव प्लस 90 नेगेटिव। दूसरे केस में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का किया, तो वहाँ पे नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उस पर्सन के अंदर जहाँ से हमने ट्रेस करना स्टार्ट किया था उसके क्लोज रिलेशन में कम थे लोग, उनके भी हमने कर दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पे तो 10 पॉजिटिव निकल रहे थे, तो वहाँ पे हो सकता है 5 पॉजिटिव निकले, 5 प्लस 95 नेगेटिव निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टोटल पॉजिटिविटी रेट देखोगे 10% और इस केस में 5%, तो मतलब जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने चांसेस है कि वो जो TPR है वो लो हो। लेकिन इसके अंदर भी एक इशू है, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। TPR can help understand the spread of the virus. Extremely high positivity rate generally indicate high number of tests conducted in the region. Third है, low TPR is not good news if the testing has been expanded to more people who are not infected. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of these. ये 1.5 महीने पहले भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने टॉपिक पूरा बताया था आपको, ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर एक स्टेटमेंट चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है ना। तो ये आपको आना भी चाहिए उस कंटेक्स्ट के अंदर जिन्होंने वो क्लास लगाई थी। तो यहाँ पे आंसर इज 1 and 3। देखो, एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिविटी रेट जनरली इंडिकेट हाई नंबर ऑफ टेस्ट। यहाँ पे क्या है, हमने केस बी के अंदर हाई जो नंबर ऑफ टेस्ट किए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, सपोज करो यहाँ पे 10 लगा लो, ठीक है, नीचे 10 पॉजिटिव है, 190 जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी 200 हो गया, और ये 5% अपनी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है ना। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट हाई किए और नेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे TPR जो है लो है एज कंपेयर टू इस केस में जिसमें हमने कम नंबर ऑफ टेस्ट किए। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से रीजन के अंदर, अगर आपने ऐसे लोगों को भी टेस्ट कर लिए जिनके अंदर थोड़े बहुत भी सिम्टम नहीं थे, वो नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपका TPR कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो अपना आ रहा है कि एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिविटी रेट जनरली इंडिकेट्स लो नंबर ऑफ टेस्ट जनरली, ठीक है, नॉट ऑलवेज। लो TPR इज नॉट गुड न्यूज इफ द टेस्ट हैज बीन एक्सपेंडेड टू पीपल हु आर नॉट इन्फेक्टेड। कि भाई आपने वैसे ही आप अपने TPR अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चाहिए, अगर सपोज करो हाई TPR है ना, तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, न्यूज़ के अंदर हर जगह आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे लोगों को भी टेस्ट कर दिए जो नेगेटिव आएंगे, तो वो नीचे तो बढ़ता जाएगा नंबर, है ना, तो ऊपर का उतना ही रहेगा। तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे जो अपना TPR कम आ जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ नहीं है अगर हम इसके बेस के ऊपर एनालिसिस करते रहे, ठीक है जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं स्टॉप करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर चलते हैं। 4 पुलिस स्टेशन डिक्लेयर्ड ईट राइट कैंपसेस। दोस्तों, ईट राइट कैंपस जो है FSSAI, ठीक है, जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है अपनी इंडिया की, इसने लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने देखते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर बहुत से कैंपसेस हैं जहाँ पे फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे फूड की क्वालिटी क्या है ना, क्वालिटी क्या है, क्या वहाँ पे हाइजीन है इतना कि वो हमारे खाने लायक हो, है ना, ये सब स्टैंडर्ड देखने हैं। अब दूसरा कि यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे पता है कि इसको ये पर्टिकुलर है, ये फूड राइट कैंपस के अंदर सर्टिफाइड है, तो मुझे पता है कि इसने हाइजीन वगैरह मेंटेन रखा होगा, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो अब यहाँ पे कैंपसेस जो हैं ऐसे जो फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आपने ये वाला क्राइटेरिया पूरा किया तो हम आपको जो ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेशन देंगे। तो डिपेंड है कि अब इंस्पेक्शन होगी कि भाई आपने क्या वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन रखा या नहीं रखा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 पुलिस स्टेशन है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे जो सर्टिफाइड रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे सेहतमंद दिल्ली, उसके अंदर गवर्नमेंट ने इसी के अंदर एक प्रोग्राम भी चलाया। तो यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ईट राइट कैंपस मैंने बोल दिया, FSSAI ने लॉन्च किया। इंप्रूव स्टैंडर्ड करना है, मैंने ये भी बता दिया। अब कैसे एवेलुएट करते हैं, ठीक है। 4 बेसिकली क्राइटेरिया है कि ये 4 क्राइटेरिया आपको पूरे करने हैं, इसके बेस के ऊपर हम जज करेंगे कि आपको ये सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ईट सेफ, है ना, जो आप फूड सेफ्टी हाइजीन को कंप्लायंस करते हो या नहीं हो। इसके अलावा ईट हेल्दी, ठीक है, हेल्दी ट्रेडिशनल फोर्टिफाइड फूड, है ना, वो कितने आपके अवेलेबल है। ईट सस्टेनेबल,
ठीक है, प्लास्टिक पैकेजेस वगैरह का बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रहे। बिल्ड अवेयरनेस, तो आप एंगेज कर रहे हो एक्टिविटीज़ को, लोगों को अपनी चॉइस, मान लीजिए मुझे पता नहीं मुझे क्या खाना है, तो वहाँ पे क्या ऐसा है कि जो मुझे उसके अंदर हेल्प करे, ठीक है, कि राइट फूड आपको चॉइस, जो राइट फूड चॉइस होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया रख दी भी, इनको आप पूरा करो, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए पहले, ठीक है दोस्तों, अब सर्टिफिकेशन मिलना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले क्या होता है कि आपको एनरोल करना है, ठीक है, सर्टिफिकेशन के यहाँ पे लाइसेंस और रजिस्टर करना है आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर, ये मैंडेटरी है। आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप एनरोलमेंट होगी, उसके बाद क्या होगा, आप खुद या तो सेल्फ असेसमेंट करो कि क्या आपने वो जो भी है चीज़ें उनको पैरामीटर को ऊपर खरे उतरते हो नहीं, या थर्ड पार्टी FSS से बंदे भेजेगी, वो उसका जजमेंट कर लेंगे। उसके बाद आपको टाइम मिलता है, आपको ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे कि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है कैसे कैसे मेंटेन करने हैं। उसके बाद फिर जो थर्ड पार्टी है फाइनल ऑडिट करती है कि क्या आपने वो कर लिया है, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा स्टार मिलते हैं तो फिर उसके बाद ईट राइट कैंपस आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ये 2 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपको अगर इसको मेंटेन रखना है तो आपको वहाँ पे एक नोडल पर्सन भी रखना पड़ता है जो उस काम को ओवरसी करता है कि आपने क्या किया। और जो FSS है वो अपने आप टाइम टू टाइम वहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि ऐसे कैंपस बनाए जाएँ जिसके अंदर जो सर्टिफिकेशन मिल जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जाए। अब होगा क्या कि जो दूसरे लोग हैं जो इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व है ना, ऐसे कैंपस, वो भी कहेंगे यार हम भी इसकी सर्टिफिकेशन लेके आए ताकि हमें भी बेनिफिट हो और हमारा कंज्यूमर बेस जो है वो भी बढ़े। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे ओके ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ईट राइट कैंपस, ठीक है, ये लिख लेना, PDF के अंदर अपडेट करवा दूंगा। It is an initiative led by FSSAI, aims to promote safe, healthy and sustainable food in campuses such as school, university, colleges across the country. Second, it is mandatory for school and colleges campuses to adopt Eat Right Campus initiative. Third, to get Eat Right Campuses certification, it is mandatory for the food campuses to register under Food Safety and Standard Act 2006. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. Simple question है अब 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 and 3, नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक को नहीं इसको अडॉप्ट करना, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर जब आप इसके प्रोसेस के लिए जाते हो तब आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपकी वैल्यूएशन नहीं होगी। सो 1 and 3 इज द राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं, बाकी लोग यहाँ पे देखें। फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। US के अंदर जो एक वुमेन थी उसको भी कैंसर था, तो स्टेम सेल के थ्रू वो कैंसर को ट्रीट किया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा जो पर्सन था, इंडिविजुअल, जिसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसके अंदर उस म्यूटेशन की वजह से उसके जो रिसेप्टर हैं वो है ही नहीं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं भाई कोविड है, कोविड क्या करता है, लंग्स के अंदर ऊपर रिसेप्टर है उसके अंदर अटैच होता है, वैसे ही HIV है, वो भी रिसेप्टर के साथ बॉडी के अंदर अटैच होता है। तो उस पर्सन के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन थी जिसकी वजह से उसके अंदर रिसेप्टर नहीं है, इट मीन्स के कोविड वायरस जो है वो अटैच नहीं होगा। तो वुमेन को बेसिकली HIV था, तो अब इन्होंने बोला कि उस ट्रांसप्लांटेशन की वजह से यहाँ पे ये इम्यून है HIV से, सो HIV को क्योर किया गया थ्रू स्टेम सेल। अब स्टेम सेल क्या होता है, कुछ ऐसे ह्यूमन सेल जो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। कैसे होता है, मान लीजिए हमारी जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ भाई, पहले तो एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल सारे काम करता था घर के, ठीक है, हर एक फंक्शन। धीरे धीरे वो टिश्यू बन गए तो स्पेसिफिकेशन आने लगी, और देन ऑर्गन बन गए, है ना, जैसे हमारा लंग है, लंग का काम यही है ऑक्सीजन वाला, उसके बाद लिवर है, उसके बाद हार्ट है ना, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन स्पेसिफिकेशन आती शुरू हो गई। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर था उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, वो कुछ भी बन सकता था। हमारी लाइफ जब ओरिजिन होती है, जैसे oocyte बना है ना स्टार्टिंग के अंदर, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो स्टेज आती है, अगर मैं वो सेल उठाऊं सिमिलर पैटर्न के ऊपर, जैसे हमारी लाइफ का ओरिजिन होता है प्रेगनेंसी के बाद, जब डेवलपमेंट होती है, जो स्टार्टिंग वाले सेल है वो तो एक ही है, उसके बाद जब जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है, उसकी डिवीजन होती रहती है, डिवीजन होती रहती है। अब वो डिवीजन जो नंबर ऑफ सेल की होती रहती है, स्टार्टिंग के अंदर जो सेल है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो किसी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, उसकी बात हम देखते हैं हमारे हाथ पैर है ना, सब कुछ है। तो ये चीजें जो हैं, स्टार्टिंग के अंदर जो सेल है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी सेल के अंदर बन सके, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट, ठीक है। अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज से ये लिया जाता है।
उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आ गया, फीटस बन गया, है ना। एंड देन उसके बाद जो सेल लिया जाता है, अगर मान लीजिए मैं वहाँ से निकाल के उसको कुछ बनाना चाहूँ, उसकी डिवीजन करके, तो वो होता है प्लूरीपोटेंट। मतलब वो ये तो सब कुछ बन सकता है टूटीपोटेंट, लेकिन प्लूरीपोटेंट जो होता है वो बेसिकली दोबारा जो वापस स्टेजेस है, जैसे फीटस है ना जो स्टार्टिंग वाली, उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इससे आगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट बन सकता है, नर्वस सिस्टम बन सकता है, इम्यून सिस्टम बन सकता है। कहने का मतलब अगर आपने पॉइंट 1 के ऊपर कोई सेल लिया, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर पॉइंट 2 के अंदर, कि वो 2 के अंदर भी चेंज हो सकता है, वो 3 के अंदर भी चेंज हो सकता है ना, हमारी बॉडी जैसे जैसे डेवलप होती है। लेकिन अगर आपने पॉइंट 2 से लिया, वो 3 के अंदर चेंज हो सकता है, 4 5 के अंदर चेंज हो सकता है, 1 के अंदर चेंज उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती। सो सिमिल मतलब ये कि ये टोटीपोटेंट है, ये प्लूरीपोटेंट है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अब ये तो हो गया पेरीनेटल, है ना, पेरीनेटल स्टेज बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। जैसे जो कॉर्ड है जो फीटस को मदर से लिंक करती है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड से आप लोगे तो वो भी उसके अंदर अगर आप देखोगे, अब इसके अंदर कैपेबिलिटी कम होगी, है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं कि प्लूरीपोटेंट से आपने लिया, सबसे पहली स्टेज लिया आपने टोटीपोटेंट, हर एक के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो स्टेज थोड़ी डेवलप हुई, तब आपने लिया प्लूरीपोटेंट। वो टोटीपोटेंट जितना तो हर एक के अंदर डेवलप नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। उसके बाद बर्थ के टाइम के ऊपर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड से ले लिया, है ना। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है मल्टीपोटेंट, मतलब वो प्लूरीपोटेंट जितना तो हर एक सेल के अंदर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग अलग ऑर्गन वो क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आ जाता है अडल्ट। अडल्ट से मान लीजिए आपने स्टेम सेल लिया, तो अडल्ट के अंदर जैसे आपने एक बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यू से लिया, तो उसी टिश्यू के अंदर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है, अब हमारी बॉडी के अंदर हाथ भी बन गए, है ना, तो ये सेल तो ऑलरेडी वो फंक्शन कर चुके हैं, तो अगर इनमें से कुछ निकालेंगे, इसी पार्ट को वो रीजनरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पैर से कुछ ले लिया स्टेम सेल और आपने बोला कि भाई ठीक है ये हार्ट बना देगा, है ना, वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि अडल्ट के अंदर ये सब कुछ हो चुका है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है चीजों की अलग अलग बनने की, वो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से भी अलाउ किया है आईसीएमआर ने, तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है वो मल्टीपोटेंट वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए बर्थ के टाइम के ऊपर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, डॉक्टर वहाँ पे पूछते हैं कि आपने स्टेम सेल रखने, बहुत सी कम लेबॉर्ट्रीज हैं जो स्टेम सेल को लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, तो आपसे पैसा लेते हैं उसका किराया। और जब मान लीजिए कोई आपके जैसे फैमिली है, फैमिली के अंदर बच्चा या कुछ उसको फ्यूचर के अंदर होता है, तो उसको जो है इलाज वगैरह के पैसे भी ये देते हैं, स्टेम सेल से कुछ ना कुछ जनरेट करके बेनिफिट भी हो जाता है। ठीक है, अगर और किसी का स्टेम सेल ले गए तो उसके बहुत कम चांसेस हैं वहाँ पे डेवलप होने के, तो यही बेनिफिट होता है, फैमिली को पूरा वो कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेम सेल का जो बेसिक है। अब यहाँ पे हमें समझ आ गया, अडल्ट स्टेम सेल का समझ आ गया, प्लूरीपोटेंट का आ गया। एक होता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट मैंने आपको बोला कि प्लूरीपोटेंट जो सेल है ना, वो हमने देखा कि टोटीपोटेंट के बाद जो स्टेज आती है उस टाइम पे हम लेते हैं। अडल्ट की मैंने आपको नेगेटिव बताया कि अडल्ट तो उसी सेल के अंदर आप चेंज करते हो, वो उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती। अब मेरे पास अडल्ट सेल है, हमने तो बचपन में दिया ही नहीं, हमारे टाइम पे कहाँ थे, है ना, ये कंपनीज वगैरह, तो हमने तो भाई रखा ही नहीं स्टेम सेल। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए अडल्ट को, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर दोबारा जहाँ से हमने प्लूरीपोटेंट लिया था कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। यूपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधा इसी टर्म को ही पूछ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा जो स्टेम सेल का कच्चा चिट्ठा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू वाइड रेंजिंग टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. Adult stem cell can transfer into all kinds of cells in human body. Stem cell transplant can help to cure HIV. So 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 all of the above. सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 1 and 3 है ना। अडल्ट सेल नहीं, ऑल काइंड नहीं, ऑलरेडी मैंने इसका नेगेटिव बता दिया। मैंने आपको पूरा स्टेज टू स्टेज बताया, आपको जनरल, क्योंकि बहुत से नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है इसको समझने में। फोर्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले दिन की तमन्ना है, बाकी के लिए ये टॉपिक है। थाउजेंड ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज फ्लाई अक्रॉस ओशियन। ओके, 2020 के अंदर एक आर्टिकल न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था। वो ये बोलता है कि जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, जब यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून आती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेन होती है। उसकी वजह से जैसे हम बोलते हैं कि भी आर्कटिक रीजन से, है ना, साइबेरिया से बहुत से जो बर्ड हैं वो माइग्रेट करते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट में भी आते हैं, है ना। जब मौसम चेंज होता है वहाँ पे बहुत ठंड होती है, इतनी बर्फ में वो, उनके पास तो वो
वो भी नहीं है, ठंडा ठंडा कूल कूल वाली वो चाचू अंदर की बात है ना, इनर वगैरह भी नहीं है उनके पास, तो वो कैसे सर्वाइव करें, है ना, तो वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई अगर साउथ वेस्ट अगर वेस्टर्न घाट की बात करूं तो साउथ वेस्ट मानसून आती है तो मई जून के अंदर यहाँ पे ईस्टर्न घाट के अंदर चली जाती है। ठीक है, माइग्रेट हो जाती है, और यहाँ पे क्योंकि मौसम ठीक रहता है ईस्टर्न घाट के अंदर इस टाइम पे ज़्यादातर, तो इनका खाना पीना यहाँ पे चलता है। ठीक है, जैसे डार्क ब्लू टाइगर, ब्लैक टाइगर, कॉमन क्रॉ, ये तीन जो मेजर बटरफ्लाई है, इनका ये काम है। उसके बाद क्या होता है कि जब अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है, ठीक है दोस्तों, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है तो ये क्या करती है, यहाँ से इधर मूव कर जाती है, प्रॉबेबली सितंबर अक्टूबर के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेन होती है। 2020 के अंदर क्या हुआ कि जो वैसे साउथ वेस्ट मानसून आई उसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेन हुई, ईस्टर्न घाट के अंदर भी। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो माइग्रेशन है वो जल्दी हो गया। ठीक है जी दोस्तों, ईस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि कभी कभी आपको पता है मानसून का जो ऐसा चक्कर है, कभी कभी रेन उधर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो खैर उसके अंदर तो आपने जाना नहीं, कहने का मतलब है कि अपना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के अंदर आपको स्पीसीज के नाम याद रखने, इसके अंदर आर्टिकल के अंदर लिखे हुए मैंने बता भी दिए। दूसरा है वो क्रिम्सन रोज, धनुषकोडी। ठीक है दोस्तों, सदर्न वेस्टर्न जो टिप रामेश्वरम आइलैंड है उससे ये जाती है श्रीलंका। ठीक है, मतलब साउथ इंडिया से श्रीलंका माइग्रेट करती है ये बटरफ्लाई। यहाँ पे ये अपना फूड वगैरह काफ़ी लेती हैं, उसके बाद ये माइग्रेट करती हैं इस रीजन के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली ये स्पेशल क्यों था कि बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन इन बटरफ्लाइज की हुई, हालांकि ये नॉर्मली माइग्रेट करती रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा हुई। सो 2020 का केस टू भी हमने ये भी पढ़ लिया और यहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, ये इस केस का पूरा है जो इन्होंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, हाँ, जो स्पॉटेड है कौन से फ्लावर्स के नाम है, एंड जो प्लांट है जिसके ऊपर ये, क्योंकि यही है जो सोल प्लांट जिसके ऊपर ये अकमुलेट होती है, फूड वगैरह भी लेना है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्री के लिए। इसके अलावा आपको दोस्तों प्री के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके, ये वाला पॉइंट कि कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं जो बिटवीन घाट ये ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अब बटरफ्लाई जो है वो बायो इंडिकेटर भी है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बड़ा शॉर्ट रहता है, जिसकी एक तो लाइफ साइकिल उसका शॉर्ट है, दूसरा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हैबिटाट, एक एरिया से दूसरे एरिया जाना वो भी लिमिटेड है, मतलब साइबेरिया से लेके जैसे बर्ड वगैरह आ जाते हैं वो इतना नहीं कर सकते फ्लाई, तो वो भी एक लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और थोड़ा बहुत भी उसके अंदर पोल्यूशन हुआ या कुछ हुआ तो उनका नंबर डिक्रीज करने लग जाता है, हमें पता चल जाता है कि वो यहाँ पे इनका नंबर जो प्रॉब्लम हुई है। जैसे अपना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट वाला मामला हमने पढ़ा, वहाँ पे भी आपको वो मानसून का इंडिकेटर है ना, अगर उनका जल्दी ट्रांसफर हो गया वहाँ से माइग्रेशन हो गई, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मानसून अर्ली आ रही है या क्या हो रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है। तो बायो इंडिकेटर ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू बटरफ्लाइज, द लॉन्ग लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज मेक देम अ गुड बायो इंडिकेटर। सेकेंड है देयर माइग्रेशन पैटर्न कैन हेल्प टू डिटरमाइन अराइवल ऑफ मानसून सीजन। थर्ड है क्रिम्सन रोज स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। 1 and 2, 2, 1 and 3 ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिस स्टूडेंट ने इस जो लेक्चर है इस टॉपिक को ध्यान से सुना है, क्योंकि एप्लीकेशन करनी जरूरी है। टॉपिक तो आ जाता है न्यूज़ में, यूपीएससी उसी के ऊपर वो स्टैटिक नहीं ना पूछती, तो हमें थोड़ा अप्लाई भी करना पड़ता है कि और क्या क्या है पास्ट में क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, लॉन्ग नहीं शॉर्ट है। तो ये जो क्रिम्सन नहीं है, क्योंकि वो तो अपना वेस्ट जो साउदर्न इंडिया से श्रीलंका जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है उनके लिए जिनका मन है, बाकियों का इधर है ध्यान। इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। रिसेंटली ये बोला गया कि इंडिया के जो सोलर पॉलिसी है, वेस्ट जो सोलर से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, जैसे टेलूरियम है ना, मेजर पोर्शन जो 40% अराउंड द वर्ल्ड जो है टेलूरियम को ये यूज़ करते हैं, सिल्वर को यूज़ करते हैं, टिन है, जिंक है ना, तो बहुत से वेस्ट भी जब उनकी लाइफ एंड होती है वेस्ट भी तो जाता है। तो ऑन एवरेज ये बोलते हैं 25 ईयर जो है लाइफ है मॉड्यूल की जो सोलर पैनल के ऊपर लगता है। अब यहाँ पे 25 साल के बाद मतलब वो वेस्ट चला गया, लेकिन ये कहते हैं इंडिया का तो अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया काम, सारा प्रोग्राम जो उसको बढ़ाया गया, तो यहाँ पे 25 साल तो हुए ही नहीं, तो एंड वेस्ट एंड जो उसका प्रोडक्ट का होगा है ना, वो तो अभी वेस्ट आया नहीं, तो इसके दिक्कत क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई ये तो आपकी गलतफहमी है,
रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई बहुत से मॉड्यूल जो हैं जिसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जरूरी थोड़ी 25 साल ही चलेंगे, डिफेक्ट आ गया तो उसको आप रिप्लेस करते हो, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, प्रॉब्लम कोई ना कोई डिफेक्टिव पीस आ गए, वो सारा वेस्ट पहले ही जनरेट होता है, ऐसा थोड़ी सारी 25 साल के बाद हो गए। तो रिसेंटली दोस्तों इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने बोला ग्लोबल फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है वो 78 मिलियन टन बाय 2050, और इंडिया जो टॉप 5 के अंदर आएगा, इतना वेस्ट जनरेट यहाँ पे होगा। ठीक है जी, ओके। गवर्नमेंट ने भी बोला कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, वो देखते हैं क्या आगे रिपोर्ट देती है। गवर्नमेंट ने भी बोला नो कमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर सोलर ई वेस्ट ऑपरेशनल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंडिया करंटली कंसिडर सोलर वेस्ट एज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इसलिए हमारी कोई खास इसके अंदर पॉलिसी भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 40 गीगावाट जो फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन अपनी है उसके अंदर 35.6 जो गीगावाट है वो ग्राउंड माउंटेड प्लांट से और 4.4 से रूफटॉप से हमें मिलती है। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये भी सारा मैंने आपको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अपना जो कंपोनेंट है, अभी रिसेंटली मैंने करंट अफेयर के अंदर इसी लेक्चर के अंदर जो हमारे पहले हो चुके हैं ये डिस्कस किया था कि रिसेंट रिपोर्ट क्या है कि भाई 52.49 जो कोल से आ रहा है, 6.48 गैस से आ रहा है, 1.75 न्यूक्लियर से आ रहा है, लिग्नाइट से 1.72, डीजल से 0.13, लार्ज हाइड्रो से 12%, सोलर से 11.8%, विंड से 10.3, देन बायो पावर स्मॉल हाइड्रो 25 मेगावाट से जो नीचे, देन वेस्ट टू पावर। तो ये आपको एक तो इसका ऑर्डर याद रखना है, इसके ऊपर हमने एक MCQ भी किया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई 175 गीगावाट बाय 2022, जिसके अंदर 100 गीगावाट थे सोलर से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला कि 450 बाय 2030 इतना गीगावाट हम रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने 450 का 500 कर दिया। ठीक है जी, ओके। तो ये हमने अपडेशन है, ये सारी हमने ऑलरेडी कवर किया रिसेंट लेक्चर्स के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया करंटली कंसिडर सोलर वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नियरली 80% ऑफ सोलर इनपुट एंड कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, एनी सोलर प्रोजेक्ट दैट हैज 500 मेगावाट कैपेसिटी और हायर इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो यहाँ पे आंसर इज ऑल ऑफ द। ये स्टेटमेंट अभी रिसेंटली हमने जब आपको रीन्यूएबल एनर्जी सोलर का 175 गीगावाट बाय 2022 वो पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की गवर्नमेंट क्या डेफिनेशन देती है। 80% जो है जो मेजोरिटी है, UPSC पूछ सकता है कि भाई 3/4 है ना जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं, जो अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ने बोला था लगेगी। ठीक है, जिसके अंदर भी हम डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देंगे। कुछ साल पहले रीन्यूएबल एनर्जी ने बोला था कि इंडिया के जो लोकल सोलर सेल एल मॉड्यूल है वो ऑब्सोलीट है ना, वो इतने है ही नहीं, सेंसिटिव ही नहीं है जितने बाहर से आते हैं। एक तो उनका प्राइस चीप रहता है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपको टाइम देते हैं, आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन उतनी वहाँ पे कैपेसिटी देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट फिर पुश दे रही है, देखते हैं क्या होता है। UPSC के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया के अंदर जो है सोलर की जो प्रोडक्शन है बिल्कुल जीरो है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये इसी से मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी की स्टेटमेंट से गलत हो जाती है। क्वेश्चन देखिए 6th उनके लिए जिनका मन है। बाकी दोस्तों इधर देखिए, चाइना स्लैम्स क्वाड ऑकस कलीग्स। चाइना बोला भाई क्वाड और जो ऑकस है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बेसिकली क्योंकि हमने पढ़ा रिसेंटली क्वाड जो है डायलॉग है, अब ये चाइना को थोड़ा सा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर थोड़ा दबाने के लिए, मतलब उनको प्रिवेंट करने के लिए, उसका अग्रेशन उसके लिए बनाया गया। इसी तरह ऑकस बनाया गया ऑस्ट्रेलिया, UK, US है। ठीक है, तो इसने बोला कि ऐसा बोला जाता है क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इसने बोला दोनों इक्वल ही है। ठीक है जी, क्योंकि ये हमें सप्रेस कर रहे हैं, चाइना ऐसा बोल रहा है। क्वाड क्या है हमने रिसेंटली पढ़ लिया, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ। ऑकस क्या है नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ये बेसिकली मिलिट्री अलायंस है, ट्राइलेटरी सिक्योरिटी अलायंस। इसके अंदर क्या है कि US और UK ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डेवलप करे। अगर आप देखो US के अंदर मेजोरिटी जो है वो काफ़ी, US इंडिया के अंदर तो एक ही है, तो उसके अंदर उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, बड़ी होती है। ठीक है, बेनिफिट भी देती है, पानी के नीचे ज़्यादा टाइम तक रह सकती है, लेकिन वहाँ पे जो हॉट वाटर, पानी बहुत गर्म भी वो जनरेट करती है। ठीक है, तो अपने अपने इवन जो बड़ी है तो इट मीन्स के जो सर्विलेंस है कोस्टल एरिया के अंदर वहाँ पे इतनी जा नहीं पाएगी, डीजल पावर ही ज़्यादातर चलती है, लेकिन डीजल पावर आवाज़ करती है, तो उसके लिए भी इलाज किया गया। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑकस इज अ मिलिट्री अलायंस whereas Quad is not. It is a diplomatic alliance. Quad would allow US to help Australia to develop nuclear powered submarine. India is a member country to both AUKUS and Quad. 1 and 2 2 and 3 1 and 3 all. सिंपल क्वेश्चन है, अब सारा कुछ सामने था हमारे, तो यहाँ पे आंसर है 1 ओनली। ठीक है, इंडिया मेंबर इसका कहाँ है? ठीक है दोस्तों, क्वाड एंड ये तो ऑकस का है। ठीक है जी, तो ये सी दोस्तों कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी है और उसको हमने फ्लेक्सिबल तरीके से, जैसे यूपीएससी पूछती है वैसे हमने जानने की कोशिश की। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।